So hello students, how are you? I hope you all are doing great. So I am back with another interesting topic, and that is second law of motion. Okay, so in first lecture we have studied about the first law of motion and we came to know that what is force. First law में हमको ये पता चला था कि force क्या है. But in this lecture we gonna study about the second law of motion and we will come to know that how to calculate the force. Okay, अभी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इनफैक्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताएगा कि फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो जो इसमें सबसे पहली चीज पढ़नी है आपको, वो पढ़नी है मोमेंटम. ठीक है, वेरी आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम को. ठीक है, चलो देखते हैं. मोमेंटम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हिच शोज इट्स इफेक्टिवनेस. मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? मूविंग ऑब्जेक्ट की, जो इसके इफेक्टिवनेस को बताता है. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं. इसको हम P से डिनोट करते हैं. ठीक है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से. सो P इज इक्वल टू M इंटू V. ये हमारा है मोमेंटम, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने तो बोला कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या ये मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन है ना कि क्या ये मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो चलो देख लेते हैं, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल अक्सर हम लोग देखते हैं ना, कोई दोस्त साइकिल से आ रहा है तो उसको पकड़ के हम ऐसे रोकते हैं. ठीक है, अब कुछ देर रोकते रोकते कुछ देर हम लोग जाते हैं, फिर फाइनली वो रुक जाता है. ठीक है, सो लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है, हमारा फ्रेंड ही है जो साइकिल से आ रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट के. साइकिल से आ रहा है और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. अब ये बताओ कि किसको रोकना इजी होगा? ये हमारा दोस्त 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है और एक और ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो किसको रोकना इजी होगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि इसको रोकना इजी होगा. बट अगर ये ट्रक हुआ तो, अगर ये ट्रक हुआ तो क्या रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है तुम्हारे तरफ, तो क्या रोक लोगे? हाँ सर रोक लेंगे. अगर ट्रेन हुआ तो कैसे रोक लोगे ट्रेन को? सो हम क्यों नहीं रोक सकते हैं? इवन इसका स्पीड, इवन ट्रेन का स्पीड इससे कम है, इवन इस ट्रक का स्पीड इससे कम है, बट फिर भी हम इसको नहीं रोक सकते. क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू साइकिल. आगे बात में क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है एज कंपेयर टू साइकिल. तो मास ज्यादा हुआ तो मोमेंटम ज्यादा हुआ, और मोमेंटम ज्यादा हुआ तो हमको फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए उसको रोकने के लिए. अरे बात है, तो यहां मोमेंटम ज्यादा हो गया इसलिए हम उसको नहीं रोक सकते. क्लियर? ओके, तो अब इससे ये पता चला कि हमारा जो ये मोमेंटम है ये किस पे डिपेंड करता है? मास पे. किस पे डिपेंड करता है? मास पे. यानी कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा. ठीक है भाई, अब तुम ये बोल रहे हो कि सर जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा. ओके, मैंने मान लिया कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा. अब एक और चीज बताओ, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा, तो उसको रोकना आसान होगा. ठीक है भाई, तो बताओ कि बंदूक से निकली हुई गोली, जो बुलेट होती है उसकी मास तो बहुत कम होता है, तो क्या उसको रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे. क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा है. ठीक है, अब यहां मोमेंटम फिर ज्यादा हो गया. अब यहां मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे. तो फिर तुम बोलोगे सर कंफ्यूज मत कीजिए, सीधा सीधा बताइए कि मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. अरे बात समझ में? तो पॉइंट ये है कि मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है और हमारा मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है. यहां तक मोमेंटम की बात क्लियर हो गई. अरे बात समझ में? मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट व्हिच शोज इट्स इफेक्टिवनेस. यानी मोमेंटम हमारा जो है वो दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, एंड दैट इज मास एंड वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, हमने मोमेंटम जान लिया. ठीक है, अब हम देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है. चेंज इन मोमेंटम. सो लेट्स से कि एक कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, यानी उसका मास जो है उसको हमने m मान लिया. ठीक है, तो m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको जब हमने ऑब्जर्व किया तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी v1. लेट्स से कि उसकी वेलोसिटी v1 थी और उस वक्त टाइम हमारा हो रहा था जो भी, उसको हमने मान लिया t1. ओके, ठीक है, अब कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया. ठीक है, मास हमारा तो सेम रहेगा. लेट्स से कि अगर कार है तो यहां पे भी आएगा तो कार ही तो रहेगा. ठीक है, तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी हो गई हमारा v2.
कुछ देर बाद वेलोसिटी उसकी चेंज हुई होगी, मान लिया हमने v2 है और टाइम हमने मान लिया t2। ओके, अब तुम ये बताओ कि यहां पे उसकी मोमेंटम क्या थी, यहां पे मोमेंटम लेट्स से कि हमने इसको p1 मान लिया, तो p1 इज इक्वल टू मास यानी m इंटू v1, ये यहां पे मोमेंटम हो गया इस पोजीशन पे। यहां पे मोमेंटम क्या है, इसको लेट्स से कि हमने p2 मान लिया, तो p2 इज इक्वल टू m इंटू v2, ये हमारा आ गया सेकेंड मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू p2 माइनस p1। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, p2 कितना है m v2 माइनस m v1, m हमारा कॉमन हो जाएगा, m इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम। क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। सो ये रहा हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो पहले लेक्चर में भी हमने बता चुका था कि रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब कि किसी भी चीज को पर यूनिट यानी 1 सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट टाइम पे कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ। ठीक है, सो अब यहाँ पे मोमेंटम की बात है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज ऑफ मोमेंटम को पर यूनिट टाइम हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो अब इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चला था और यहां तक आया था, तो उस दौरान जो भी टाइम लगा होगा उसको चेंज इन मोमेंटम में, सो उसको हम लोग पर सेकंड अगर कैलकुलेट करेंगे कि एक सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो उसी एग्जांपल को लेते हैं, लेट्स से कि हमको एक इस पोजीशन से इस पोजीशन में जो चेंज इन मोमेंटम हुआ उसको हमको टाइम लगा t। ठीक है, तो लेट्स से कि t टाइम पे हमारा जो मोमेंटम में चेंज हुआ उसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा p। यही तो चेंज हुआ ना, t सेकंड में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ, डेल्टा p। तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, डेल्टा p अपॉन t। 1 सेकंड में हमारा यही चेंज होगा, यूनिट सेकंड में, तो मोमेंटम में यही चेंज होगा। ओके, सो अब इसको यहां पे हम लिखते हैं डेल्टा p अपॉन t। ओके, डेल्टा p कितना था, ये हमारा डेल्टा p है, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है m इंटू v2 माइनस v1 अपॉन t। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब गौर से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो v2 माइनस v1 अपॉन टी, v2 माइनस v1 अपॉन टी, कुछ याद आ रहा है फर्स्ट लेक्चर में? देखो कोई ऐसा चीज था कि जिसको हम लिखे थे v2 माइनस v1 अपॉन टी। ओके, यानी ये क्या है, ये है हमारा एक्सेलरेशन। याद आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं m एज इट इज, और ये v2 माइनस v1 अपॉन टी, इसको क्या हम a लिख सकते हैं आरी भाषा में? तो ये क्या हो गया, एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और यही है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसी को लेके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बनाया गया, सो उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, सो हमने चेंज इन मोमेंटम सीखा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सीखा। ठीक है, अब बोलोगे सर इतना कहानी बताते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताए, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताए, तो बेटा इसलिए बताया ना ताकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने में ना आसानी हो। आ रही बात समझ में? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आ गई बात, इसीलिए पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस कि ये हमारा फोर्स है, फोर्स को हमने F से डिनोट कर दिया, और ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का ये सिंबल है, और ये हमारा हो गया डेल्टा P अपॉन T, ये हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही है हमारा सेकेंड लॉ। आ रही बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फिर वैसे ही हम लोग इसको कर लेंगे जैसे पहले किया था, डेल्टा P यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, हमारा आ जाएगा m इंटू v2 माइनस v1 अपॉन टी,
और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एज इट इज रहेगा, और ये v2 माइनस v अपॉन t को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बदौलत हम फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यहां पे हमको क्या चाहिए, इज इक्वल टू चाहिए, इसको इक्वल टू मत बोलना सर, इज इक्वल टू होता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि इसको इज इक्वल टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी हमको अगर ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो हमको नहीं पता है कि ये किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, यानी फोर्स को डबल करोगे तो क्या ये क्वांटिटी डबल हो जाएगा, नहीं पता है ना। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं फिजिक्स में, फोर्स इस सिंबल को हटाने के लिए इस सिंबल को हम हटाते हैं और यहां पे लिखते हैं इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके जगह पे हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिख के एक कांस्टेंट लेते हैं के, क्या कौन सा कांस्टेंट लेते हैं, के, और फिर हमारा ये m इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू के इंटू m इंटू ए, ओके। अब इस तरह से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हमको k का वैल्यू पता हो, और इसको k को क्या बोलते हैं हम, k को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो इस के का वैल्यू अगर पता होगा तभी तो हम कैलकुलेट कर सकेंगे, आरी भाषा में। अब ये इक्वेशन तो आ गया, बट के का वैल्यू पता नहीं है, आरी भाषा में। तो अब के का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या फिर कुछ इस तरह से फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे ताकि के का वैल्यू 1 आ जाए, तो इक्वेशन इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो लेट्स से कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 यूनिट फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया, 1 यूनिट, ओके। अब उस ऑब्जेक्ट का जो मास था उसको हमने मान लिया 1 केजी, यानी 1 केजी का ही मास था, और उसमें जो एक्सेलरेशन आया वो आया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लेट्स से सपोज करके चल रहा है कि हमने 1 यूनिट फोर्स लगाया, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना था 1 केजी, और उसमें एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा के एज इट इज। सो यहां से के की वैल्यू निकल जाएगी और हमारा आ जाएगा के का वैल्यू 1, और इसको हम यहां पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात क्लियर हुई, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इससे हम फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको इंटरचेंज करके भी हम बना सकते हैं इस इक्वेशन को, जैसे हमने पहले करते आए हैं। और बेस्ड ऑन क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा, ये नेट फोर्स अपॉन मास, जैसे तुमको मर्जी है क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। ये ए यही रहेगा, एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आरी भाषा में सिंपल कैलकुलेशन है। So this is the formula and we can find out the value of force by using this formula. Okay? So I hope कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। हमने क्या पढ़ा, मोमेंटम जाना, फिर हमने चेंज इन मोमेंटम पढ़ा, फिर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा, और जैसे ही हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो ये रहा हमारा फॉर्मूला जिसके हेल्प से हम लोग फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ओके। और अगर क्लियर हो गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दो, ठीक है, ताकि और वीडियो आदमी बनाए और तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूनिट देखेंगे, ठीक है, कि इसका क्या यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है और कैसे होता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच।